नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोग आपके मॉक टेस्ट कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक आपके 4 मॉक टेस्ट कर लिए, यानी कि 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आज जो है वो आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 है। ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ये मैथ्स के चल रहे हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 क्वेश्चन डेली करते हैं, जो कि आपकी हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी तैयारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, 20 में से आप लोगों के कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डेली करते हैं। उसके अलावा बात करें तो कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। कोई दोस्त ऐसा हो जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो या एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, तो उसको यहाँ पर पूरा कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है 499 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के अंदर आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी अवेलेबल है। 170 वीडियो के आसपास उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, अगर जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। चलिए, हम लोग शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी दोस्त पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सभी दोस्तों को, और इसका आंसर निकालना है कि इसका आंसर इनमें से क्या होने वाला है। ठीक है, उसने कहा है कि एक संख्या को जब 636 और 364 के योग से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल इन संख्याओं के अंतर के बराबर है, और शेषफल 6 आता है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि एक चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखी थी, अगर आपको याद हो, कि भाज्य बराबर क्या होता है। ये हम लोगों ने सीखा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक, है ना, गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखी थी। ये होता क्या है, मैंने बेसिक एग्जांपल से समझाया था कि 3 का भाग अगर 22 में लगाएं तो तीनों सातों 21, है ना, और यहाँ पर 1 बचता है। तो ये जो 3 है ये कहलाता है भाजक, यानी कि ये भाजक हो गया जिससे भाग लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो 7 है ये कहलाता है भागफल। ठीक है, और ये जो 1 बचा है ये कहलाता है शेषफल। अगर मान लो भाज्य नहीं पता हो, यानी कि 22 का हमको पता नहीं हो, तो हम 3 का गुणा 7 में करें और 1 जोड़ दे तो हमको मिल जाएगा 321 और 1 22, यानी कि हम लोगों को प्राप्त होगा भाज्य। तो इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ ये चीज़ फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पता करते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। उसने कहा एक संख्या को 636 और 364 से विभाजित किया जाता है। 636 और 364 के योग से विभाजित किया जाता है, यानी कि इन दोनों के जोड़ से विभाजित किया जाता है। इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1000 आ रहा है, यानी कि 1000 से किसी संख्या में भाग लगाया जाता है तो 1000 क्या हो गया, यहाँ पर भाजक हो गया। फिर उसने कहा है कि जो प्राप्त भागफल है, यानी कि जो भागफल मिलता है, वो इन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है। यानी कि 636 में से अगर 364 घटा दूं तो वो हमारा भागफल हो जाएगा। जैसे 6 में से 4 गया 2, 13 में से 6 गया 7, इधर 5 में से 3 गया 2, 272 क्या हो जाएगा, हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक है, और उसने कहा कि शेषफल 6 है, शेषफल 6 उसने दे रखा है। तो वह संख्या क्या होगी जिसमें हम भाग लगा रहे हैं। तो एक तरीके से वो पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर हम सभी दोस्तों को पता है कि भाजक का गुणा भागफल में करें, भाजक का गुणा भागफल में करें और उसमें शेषफल जोड़ दे। भाजक का गुणा भागफल में करें और उसमें शेषफल जोड़ दे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो बड़ा आसान है कि 272 और 1000 का गुणा होगा पहले तो यहाँ पर 27 लाख, यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। इस तरीके 2,72,000 आ जाएगा, और उसमें 6 जोड़ देंगे तो 2,72,006 इसका आंसर आ जाएगा। आप बड़ी ही आसानी से इसको यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा और आपका आंसर भी राइट होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले किए हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका रहेगा। तो सभी दोस्तों को ये समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आप सभी दोस्तों को ले लेना है कॉपी और पेन साथ में। आप लोगों को साथ साथ में क्वेश्चन यहाँ पर करते चलना है, वीडियो को रोक लेना है ना, और अपना आंसर यहाँ पर देते हुए चलना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग नज़र डालें तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी दोस्त देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है ना, और आसान भी है क्योंकि हम लोगों ने पहले किए भी हैं इस तरीके के क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के निर्माण में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन की आवश्यकता होगी। देखो, घन हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि ऐसी आकृति होती है दोस्तों
जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न हो गया हमारे लिए कि एक घन है ना, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, यानी कि यूँ मान लीजिए एक घन है ये 12 सेंटीमीटर भुजा वाला। उसने कहा कि इसके निर्माण में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन की आवश्यकता होगी, यानी कि ऐसे छोटे छोटे कितने घन की आवश्यकता होगी जिससे हम लोग ये वाला घन यहाँ पर बना पाएँ। तो देखो बड़ा ही आसान हो जाता है। मैंने कहा था कि जब भी संख्या निकालनी हो या आप लोगों को संख्या ज्ञात करनी हो कि कितनी संख्या से ये बनाया जा सकता है ना, या उसमें से कितने काटे जा सकते हैं, तो एक तरीके से आप लोगों को बड़ा क्षेत्रफल या बड़ा आयतन ऊपर लिखना होता है और छोटा क्षेत्रफल और छोटा आयतन नीचे लिखना होता है। जैसे कि घन की बात है तो यहाँ पर आयतन की बात होगी, तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 12 का क्यूब, यानी कि 12 गुणित 12 गुणित 12। और इसकी बात करें तो छोटे की बात करें तो इसका जो भुजा है वो 4 है, यानी कि इसका 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 4 गुणित 4 गुणित 4 हो जाएगा। तो आप करें यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ करेंगे 4 तिया 12 और यहाँ कर देंगे 4 तिया 12। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 घन की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं 4 तिया 12, तो पहला ऑप्शन दे भी रखा है 3, तो ऐसे नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आयतन या क्षेत्रफल ऊपर लिखना है, तो आयतन इसमें होगा तो आयतन होता है a का क्यूब, इसलिए इसको इस तरीके से किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर करना है दोस्तों। चलिए पढ़िएगा। उसने कहा है कि दो प्राकृत संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, यानी कि दो संख्याएं दे रखी है 3 और 5 के अनुपात में, यानी कि ये संख्या अगर 3x है तो एक और संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। उसने कहा है कि इनका गुणनफल, यानी कि अगर इनका गुणा जो अगर कर दे तो वो आता है कितना, 2160, यानी कि 2160। ठीक है, तो उसने कहा इनमें से छोटी संख्या क्या है, यानी कि ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, 36 होगी, 24 होगी, 18 होगी, 12 होगी। बहुत सारे दोस्त डायरेक्ट करते हैं कि 3 का भाग किस में जा रहा है, तो आप अगर ध्यान लगाएं तो 3 का भाग तो सभी में जा रहा है, मतलब कोई सी भी संख्या इनमें से हो सकती है। ठीक है, अगर वो पूछता कि बड़ी संख्या कौन सी है और ऐसी संख्या होती जिसमें 5 का भाग जा रहा होता, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा भैया। ठीक है, तो बेसिक से ही करना होगा कि दो संख्याएं हैं 3 5 के अनुपात में, तो एक संख्या 3x हुई, दूसरी 5x हुई, और इन दोनों का गुणा करने पर भैया 2160 हमको मिल रहा है। तो हमने किया 3 का गुणा 5 में तो बन गया 15, और x का गुणा x में किया तो बन गया x स्क्वायर, बराबर कितना आ रहा है, 2160 आ रहा है। ठीक है, तो आप 15 से इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 6 बचा 15 चौक 60, फिर 6 बचा 15 चौक 60, तो x स्क्वायर बराबर आ रहा है 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू 12 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 12 तिया 36 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर नजर डालें, लिखा हुआ है कि एक मोटरसाइकिल को 72,000 रुपये में बेचने पर, यानी कि 72,000 रुपये में बेचने पर 14.28% का लाभ होता है, तो उस मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू की। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि कोई भी परसेंटेज हो तो उसको फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि 50% की बात करें तो 50% को हम लिखते हैं 1/2। कैसे लिखा है भैया कि 100 के अगर 2 हिस्से हो जाएं तो वो दोनों हिस्सों 50-50% के रहेंगे, मतलब 50% जहां भी आए आप उसकी जगह 1/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे 25% हो तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, और यहाँ हम लोगों ने याद भी की थी कि 14.28% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/7। क्या होती है दोस्तों, 1/7 होती है। तो 1/7 से मतलब क्या निकलता है, 1/7 से मतलब ये निकलता है कि 7 तो हो गया क्रय मूल्य और 1 हो गया लाभ। 7 हो गया क्रय मूल्य और 1 क्या हो गया, लाभ हो गया। तो देखो 7 और 1, यहाँ पर 7 रुपए की चीज को अगर 1 लाभ जोड़कर बेचे तो हमको बेचना होगा उसे कितने रुपए में, 8 रुपए में। तो यहाँ पर 72,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये जो 72,000 रुपये हैं विक्रय मूल्य है, और हमारे लिए विक्रय मूल्य कितना है, 8 है।
तो बटे में 8 लिख देंगे। और क्रय मूल्य उसने पूछा है तो गुणा किसका होगा, 7 का। तो 8 से करें 8 9 72 और 9 7 63,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है और आप इसे किस तरीके से यहाँ पर करेंगे। उसने लिखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और लघुत्तम समापवर्तक 160 है, यानी कि एचसीएफ उसने 16 दिया है और एलसीएम कितना दे रखा है, 160 दे रखा है। उसने कहा कि यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों बड़ा ही आसान है, इसका मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया भी था कि इसकी एक ट्रिक होती है या इसका एक सूत्र होता है। वो ये होता है कि आप अगर एलसीएम के गुणे में एचसीएफ लिखें, यानी कि लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक, तो आपका बनेगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या यहाँ पर बराबर होगा। यानी कि आप पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें और एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करें तो ये दोनों जो आएगा, जो गुणनफल आएगा वो बराबर यहाँ पर होगा दोस्तों। यानी कि एचसीएफ जो आपका 16 है वो आप यहाँ लिख दीजिए और एलसीएम जो आपका 160 है वो आप यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर पहली संख्या उसने 32 दे रखी है तो आप यहाँ 32 लिखिए और दूसरी संख्या पता नहीं है तो वो आप x मान लीजिए। तो 32 को आप लोग बराबर के इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगी और आप इसको काटेंगे तो 16 दूना 32 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो गई है दोस्तों, 80 हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से सिंपल तरीके से आप सभी दोस्त इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी तकलीफ यहाँ पर नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए एमपी पुलिस का फुल कोर्स भी अवेलेबल है। कोई दोस्त ऐसा हो जिसने अभी डीएसएसबी का फॉर्म भरा हो, यानी कि डीएसएसबी जो आपकी वैकेंसी आई है ना, तो उसके लिए भी आप लोग ये कंप्लीट वीडियो कोर्स पढ़ सकते हो। इसमें आपका वही सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, बिल्कुल बेसिक से आप लोग पढ़ सकते हो। एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो भी ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। 499 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आप लोग लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा, इस ऐप के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। उसने कहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि दो संख्याएं हैं ऐसी जिसमें उन दोनों का अंतर जो है वो बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों बड़ा ही आसान है। देखो मान लीजिए हम लोग मानते हैं दो संख्याएं x और y, यानी कि इन दोनों का अंतर x और y का अंतर क्या हो गया, x माइनस वाई। तो उसने कहा कि इन दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या x मानी हमने तो इसका 20% के ये बराबर है। ये चीज़ उसने बोली है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर है बड़ी संख्या के 20% यानी कि x के 20% के बराबर। तो 20% का मतलब ये होता है कि परसेंट हटाएं बटे 100 हम लगा दें। तो यहाँ पर उसने एक और चीज़ दे रखी है कि छोटी संख्या जो है वो 20 है। तो छोटी संख्या 20 है मतलब इस y की जगह आप लोग लिख सकते हो 20 की छोटी संख्या क्या है, 20 है। और x का 20% कितना होता है, तो आप इस तरीके से करेंगे 20%। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ बन रहा है x बटे 5, इधर क्या बन रहा है x बटे 5। और ये बटे का 5 बराबर के इधर आते ही दोनों में गुणा होगा। 5 का गुणा पहले x में होगा तो ये बन जाएगा 5x, 5 का गुणा 20 में होगा तो 20 पंजे 100 बराबर आपका कितना आ रहा है, इधर x आ रहा है। तो आप ये जो x है ये इधर लाएंगे तो माइनस का और ये प्लस का 100 उधर चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4x बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी कि बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 25 है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था। बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप लोग कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सिंपल है, आप सभी दोस्तों को यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पहले पढ़िएगा और सोल्व करिएगा। आप लोगों का आंसर यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से क्या आ रहा है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, उसने कहा है कि एक फल बेचने वाले के पास कुछ सेब हैं। उसने 42% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 261 सेब बचे हैं। तो शुरुआत में उसके पास कुल कितने सेब थे।
400, 450, 500, 550। तो देखो बड़ा ही आसान प्रश्न है। आप लोग यहाँ पर देखें तो उसने कहा है कि टोटल आप लोगों का 42% उसने भेज दिया है। तो टोटल आपका ध्यान है, आपको 100% रहता है। किसी भी संख्या का बात करें, किसी भी नंबर की बात करें, किसी क्लास में बच्चों की संख्या बात करें, तो वो हमेशा 100% रहती है। उसने कहा इन 100% में से 42% तो उसने क्या किए, बेच दिए। अब आप देखोगे 100 में से 42 बेच दिए तो कितने बचे, 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 9 में से 4 गया 5, यानी कि 58% जो है वो अभी उसके पास शेष है, यानी कि 58% उसके पास अभी बचे हुए हैं। तो आपको पता है कि वो जो बचे हुए हैं वो 261 है। तो आप लोगों को पता है कि 261 के नीचे 58 आ जाएगा। और उसने कहा शुरुआत में कितने थे, तो शुरुआत में टोटल 100% थे, तो गुणा किसका हो जाएगा दोस्तों, 100 का हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको काटे तो 2 दूनी 4, एक बचा तो 2 नम 18, और 2 से करें तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। और 29 से आप लोग इसको काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है ये, 9 के पहाड़ पे कितनी बार, 9 बार आता है ना। हाँ 9 बार आता है। 99 81 का 1 हंसी लगा 8, 9 1 9 दूनी 18 और 8 26। हाँ तो 29 से ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, और 9 इंटू 5 9 5 45, यानी कि 450 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। कि उसके पास शुरुआत में कितने सेब थे, तो वो थे आपके 450। तो बड़ी ही आसानी से सिंपल तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से, इसका आंसर निकालिएगा क्या आंसर यहाँ पर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। उसने कहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया, तो उसकी जो गणना है उसमें प्रतिशतता त्रुटि कितनी होगी, यानी कि एरर ऑफ परसेंटेज उसका कितना होगा। तो यहाँ पर उसने कहा कि किसी संख्या को x मान लीजिए आप, है ना। आप चाहे तो x मान सकते हैं। एक और तरीका मेरे पास ये है कि 5 और 3 से डिवाइड होने वाला या एलसीएम कितना है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो उसने कहा किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। मान ली वो संख्या x है, उसको पहले 5/3 से गुणा करना था, ठीक है। और लेकिन उसने क्या किया, इसको 3/5 से गुणा किया। तो यहाँ पर होगा क्या कि आप लोगों को इनका डिफरेंस पता चलेगा कि ये आंसर आना था, है ना, पर आंसर ये आया है। तो इसमें कितनी कमी हुई है वो आप लोगों को देखना पड़ेगी। तो वो कितनी होगी, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 3 5 15, तो 5 5 25x, ठीक है। और 5 से करेंगे 5 तिया 15, 3 तिया 9x, यानी कि आंसर यहाँ पर 25x आना था, पर आंसर कितना आया, 9x आया। तो आप देखेंगे कि 25 से 9 हुआ, मतलब कितना कम हुआ, तो आप देखेंगे कि 16 की कमी रही। कितनी रही, 16 की कमी रही। तो 16 की कमी हुई है किस पर, 25 पर, यानी कि 16 कम मिला है किस पर, 25 पर। और परसेंटेज कितना है, तो गुणा कितने का होगा, 100 का। तो 25 से आप काटे, 25 चौक 100, और 16 इंटू 4 कितना हो, 64%, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैं यही बता रहा था कि उसने कहा था कि किसी संख्या को 5/3 से गुणा करो, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो मैंने कहा कि 3 और 5 का एलसीएम कितना, तो आपने कहा कि एलसीएम इनका होता है 15, यानी कि मैंने कहा कि वो संख्या क्या थी, 15 थी। अगर संख्या 15 थी तो इसका आंसर कितना आना था, मतलब 15 से गुणा करना था। तो आप गुणा करते, 15 से करते 3 5 15, 5 5 25, यानी कि 25 आंसर आना था। लेकिन आपने 15 का गुणा काय में कर दिया, 3/5 से कर दिया। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो यहाँ पर आपका आंसर 25 आना था, लेकिन आपका आंसर कितना आया, 9 आया। तो आपने देखा कि आंसर में कितने की कमी रही, 16 की। 25 में से 9 गया तो आपका आंसर आ रहा है 16, यानी कि 16 की कमी हुई है किस पर, 25 पर। तो परसेंटेज कितना है, तो गुणा हो जाएगा 100 का। तो आप देखेंगे 25 से करेंगे, 25 चौक 100, और 16 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। यानी कि आप लोगों की परसेंटेज ऑफ एरर कितना है, 64% है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 64 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 1/7 लाभ प्राप्त करता है, 1/7 भाग लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे 63 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आए, 1/7, 1/8 या कुछ भी फ्रैक्शन वैल्यू आए, तो मैंने कहा था कि आप लोगों को नीचे वाली वैल्यू को हमेशा लाभ हानि की बात करें तो क्रय मूल्य समझना है, और ऊपर जो भी बोले, लाभ बोले तो इसको लाभ समझ लेना है, हानि बोले तो इसको हानि समझ लेना है। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब 7 रुपए की चीज़ है
उसमें 1 रुपए का लाभ जोड़कर उसने कितने में बेचा होगा दोस्तों? 8 रुपए में बेचा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो वास्तविक मूल्य भी दे रखा है कि 64 रुपए में उसने बेचा था। तो आप देखेंगे कि ये जो 64 रुपए उसके हैं वो अपने लिए कितने के बराबर हैं? वो अपने लिए तो 8 के बराबर है। और क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना होगा? गुणा 7 का कर देंगे तो 8 से करेंगे 8 आउटी 64, और यहाँ पर 8 से करेंगे 8 सती 8 7 56, है ना, तो 56 आ जाएगा। यानी कि आप लोगों की जो वो वस्तु थी वो कितने रुपए की थी? 56 रुपए की। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आया 56 रुपए। अब 56 रुपए की वस्तु को वो 63 रुपए में बेच रहा है। 56 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है दोस्तों? 63 रुपए में बेच रहा है। तो कितने का लाभ कमा रहा है वो? तो आप देखेंगे 4 और 3 7 का लाभ कमा रहा है। कितने का कमा रहा है? 63। यहाँ पर 63 में से 56 घटाएंगे तो पता चल रहा है कि उसको 7 रुपए का लाभ हो रहा है। तो जब भी लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों, जब भी लाभ प्रतिशत निकाला जाता है तो वो ऐसे निकाला जाता है कि लाभ ऊपर, नीचे आपका क्रय मूल्य और गुणा करना है 100 से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 56 रुपए की वस्तु को 63 में बेच रहा है तो 7 रुपए का लाभ है, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा यानी कि 56 आ जाएगा, और गुणा होगा 100 से। तो आप देखेंगे 7 एकम 7, 7 आठ 56, तो 1/8 कितना होता है दोस्तों? 12.5% होता है। यानी कि उसे 63 रुपए में अगर बेचा जाए तो वो जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 12.5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखना उसने क्या लिखा है। उसने कहा है कि अनुपात 6:5 बनाने के लिए भिन्न 2/3 के अंश और हर में कौन सी न्यूनतम धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए। यानी कि बात समझो आप कि 2/3 एक भिन्न है, ठीक है। उसने कहा इसमें से कौन सी धनात्मक संख्या हम लोग घटाएं, यानी कि x मान लेते हैं वो धनात्मक संख्या। ये घटाने पर अनुपात क्या बन जाता है दोस्तों? 6:5 बन जाता है, यानी कि 6:5 यहाँ पर बनता है। तो जो क्वेश्चन बोलता है उसी के अंदर आंसर छुपा होता है दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ 2/3 का अंश है तो 2/3 यहाँ लिखा। उसने कहा कि उसमें से कौन सी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए, तो मैंने वो संख्या मान ली x, यानी कि मैंने दोनों में से x घटा दिया। उससे क्या होगा? तो उसने कहा इससे रेशो बन जाएगा 6:5, यानी कि 6:5 यहाँ पर अनुपात बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। बस इसको सोल्व करना है, अब तो कुछ भी नहीं है इसमें। आप 5 का गुणा करेंगे इधर तो 5 का गुणा ऊपर होगा, तो 5 से करेंगे 5 दूनी 10 माइनस का 5x बराबर 3 से गुणा करेंगे 3 संग 18, और यहाँ करेंगे x का हो जाएगा माइनस का 6x। इस तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि माइनस का 6x इधर आकर के प्लस का 6x बनेगा, तो इधर बन जाएगा कितना? 1x, और ये जो 10 है उधर जाकर के माइनस का होगा तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यानी कि इसमें से अगर 8 घटाया जाए तो आप लोगों का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6:5 बन जाएगा। तो बड़ी ही आसान प्रक्रिया है, बस आप लोगों को वो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखते आना चाहिए कि इसके पैटर्न को हम लोग किस तरीके से सेट करें कि हमारा आंसर यहाँ पर आ जाए दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ कोर्स अवेलेबल है ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी दोस्त देखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है और आप इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे इसका आंसर लाइएगा। उसने कहा कि 3 दोस्तों ने 1095 रुपये में, यानी कि 3 दोस्त थे जिन्होंने 1095 रुपये में एक चारागाह किराए पे लिया, यानी कि एक चारागाह है जिसको किराए पे लिया 3 दोस्तों ने मिलकर। अब वो क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि 1095 को 3 भाग में बांट देंगे। 3 भाग में वो बांट देते, यदि वो तीनों बराबर गायें होती, उनके पास बराबर गायें बराबर दिन तक चराते तो वो बराबर बांट लेते। लेकिन हुआ क्या कि पहले दोस्त ने 10 गायें जो है 20 दिन के लिए चराई, दूसरे दोस्त ने 30 गायें 8 दिन के लिए, और तीसरे दोस्त ने 16 गायें 9 दिन के लिए, है ना, इस तरीके से। तो तीसरे दोस्त द्वारा भुगतान किया गया किराया कितना होगा, तो ये चीज़ें होती है। तो किराया बांटने के लिए हम लोगों को उन तीनों के बीच में अनुपात बांटना होगा, यानी कि इन तीनों का अनुपात क्या होगा कि उस अनुपात में ये जो 1095 रुपये का किराया है वो आपस में उनमें बढ़ जाए। तो वो बांटने के लिए दोस्तों करना क्या होगा कि यहाँ पर आप क्या करिए कि इनका जो वैल्यू है, जैसे कि 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। अब पहले दोस्त ने 10 गायें 20 दिन के लिए, तो 10 × 20 कर दीजिए। दूसरे दोस्त ने 30 गायें
8 दिन के लिए तो 30 इंटू 8 कर दीजिए। तीसरे दोस्त ने 16 गाय 9 दिन के लिए, तो यहाँ पर 16 इंटू 9 कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन तीनों में रेशो बनाएंगे, तो रेशो बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कट रहा है उसे काट सकते हैं। कैसे काटेंगे दोस्तों? तो बड़ा आसान है कि आप 4 से काटें, 4 से कट रहा है, 4 4 पंजे 20, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है, ये चीज़ हो गई कन्फर्म, ठीक है। और इसमें क्या कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10 है ना, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है। अभी भी कुछ कट रहा है नहीं, 5 5 25 बन रहा है, इधर इधर बन रहा है 30, इधर बन रहा है 9 दूनी 18, तो इनका रेशो बन गया 25 30 और 18। अब आपको क्या करना है कि 1095 रुपये हैं, तो 1095 रुपये को इन तीनों में बांटने के लिए इन तीनों को जोड़ेंगे रेशो को। 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 3 6 और 1 7, तो 73 आ रहा है। अब गुणा किसका करना है दोस्तों? उसने कहा तीसरे दोस्त के द्वारा कितना किराया दिया गया, तो यहाँ 18 का गुणा होगा। 73 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 73 से पहली बार में एक बार में कट जाएगा, 73 कम 73, तो आप घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6, 10 में 3 गया 765, तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा ये 765? 73 से 5 बार में कट जाएगा, है ना। तो 15 इंटू 18 कितना आ रहा है ये? 15 इंटू 18, 18 पंजे 90 की 0, हासिल लगा 9, 18 का 18 और 9 27, यानी कि 270 रुपये आपके तीसरे व्यक्ति का भुगतान यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, बस आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है कि तीनों दोस्तों में पहले रेशो बनाना है, फिर उस रेशो के तहत 1095 रुपये यहाँ पर बांटे जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 12 वाला और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। उसने कहा है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, यानी कि 7 साल पहले उन पति और पत्नी की उम्र जो है वो कितनी थी? 27 थी। लेकिन जब उनका विवाह हुआ था, है ना, 7 वर्ष पहले। अब लिखा हुआ है अब पति पत्नी और उनके एक पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? देखो बात करते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये पति है ना, ये पत्नी, और ये बात हो रही है 7 साल पहले की, कब की? -7 की, और यहाँ 0 यानी कि वर्तमान की मैं बात करूँगा। उसने कहा 7 साल पहले उन दोनों की उम्र 27 थी, औसत 27 था, लेकिन टोटल की बात करूँ तो ये औसत 27 है, मतलब दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी? टोटल 54 हो जाएगी। 2 7 14 का 4 लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 27 का डबल 54 होता है। अब यहाँ पर उसने कहा ये 7 साल पहले की बात है, और वर्तमान में क्या हुआ? वर्तमान में अगर इन दोनों की उम्र को मैं लेकर आऊं तो 7 साल इसकी बढ़ाऊंगा, 7 साल इसकी, यानी कि टोटल 14 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो 14 बढ़ाऊं तो 4 4 8, 5 और 1 6, यानी कि वर्तमान में इन दोनों की उम्र कितनी है? 68 है। अब उसने कहा कि वर्तमान में तीनों की उम्र, तीनों कौन? पति पत्नी और पुत्र, तो 3 लोग हो गए हैं और औसत उम्र कितनी है? 24 है। तो 24 दिया कितना हो गया? 72 हो गया। तो तीनों की उम्र 72 है और उन दोनों की उम्र कितनी है? 68 है। तो 72 में से 68 गया तो 4 वर्ष आ रहा है, यानी कि उनका जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है? वो 4 साल का है। हम लोगों को क्या करना था कि 27 का डबल 54 किया, इस 54 के बाद वर्तमान में उनकी उम्र लाने के लिए 7 साल पहले की उम्र थी, तो 7 साल इसकी उम्र बढ़ेगी और 7 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, तो 7 और 7 14 बढ़ाया, तो इन दोनों की वर्तमान में उम्र 68 है। और तीनों की बात करें तो तीनों का औसत 24 है, मतलब 24 का 3 गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 72 इन तीनों की उम्र है। उसमें से दोनों की उम्र घटाई तो 3 में से 2 की घटाई तो 1 की बच गई, वो है आपके पुत्र की उम्र जो कि है 4 वर्ष। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। उसने कहा है कि 21 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 60 डिग्री कोण के सेक्टर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके का एक वृत्त है दोस्तों, यानी कि सर्कल बनाया हुआ है। तो ये जो सर्कल है, उसने कहा इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 21 है। इसकी त्रिज्या की बात करें तो 21 है। उसने कहा 60 डिग्री कोण, यानी मान लीजिए इस तरीके से 60 डिग्री कोण ये बनाया मैंने, तो उसने कहा ये 60 डिग्री का जो कोण है इस सेक्टर का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोगों को ये जो परिमाप है ये ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा सेक्टर वाला परिमाप ज्ञात करना हो तो हम लोगों का परिधि का फॉर्मूला तो 2 पाई आर है, लेकिन यहाँ पर आपको करना पड़ता है 2 पाई आर इंटू
थीटा बटे 360 क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 2πr तो आपकी परिधि है ही सही, लेकिन थीटा बटे 360 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग थीटा की जगह वो मान लिखेंगे जो उसने दिया हो कि 60 डिग्री का कोण बना रहे, तो थीटा का मान 60 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई आपका 22/7, रेडियस आपका 21 है, इनटू थीटा की जगह 60 लिखेंगे और बटे आपका 360 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो किस तरीके से, 7 से करेंगे, 7 या 21, यहाँ पर 1 0 से 1 0, ठीक है, और 6 से कर लेंगे, 6 कम 6, 6 से 36, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 2 से आपका 2 कैंसिल, तो 22 इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। तो 22 जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, बस आप लोगों को जब भी सेक्टर का मान पूछे तो सेक्टर का परिमाप पूछे तो ये फॉर्मूला, और सेक्टर का क्षेत्रफल पूछ ले, मान लो इसका एरिया पूछ ले, तो आप लोगों को वही करना है, πr² तो आपको पता ही है, आप लोगों को कर देना है थीटा बटे 360, क्या कर देना है दोस्तों, थीटा बटे 360 कर देना है। उससे आप लोगों का आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी दोस्त देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा दोस्तों। उसने कहा है कि जब कृष्णा ने 25 किलोमीटर की यात्रा तय की तो उसने पाया है कि उसने अभी यात्रा का 3/5 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, यानी कि उसकी जो यात्रा है उसका 3/5 हिस्सा अभी बचा हुआ है। तो पूरी यात्रा की लंबाई क्या थी। तो देखो दोस्तों बड़ा ही आसान प्रश्न है, ये जो 3/5 है यही सब कुछ बता देगा कि 5 तो हो गई उसकी कुल दूरी, 5 क्या हो गई दोस्तों, उसकी कुल दूरी हो गई, 3 अभी शेष है, मतलब 5 टोटल दूरी थी, उसमें से 3 बाकी है, मतलब उसने कितनी तय की है, अभी 2 तय की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 25 किलोमीटर की यात्रा की है वो रेशो में कितने के बराबर है, 2 के बराबर। और आपसे क्या पूछा है, पूरी यात्रा की लंबाई, तो पूरी यात्रा नीचे वाली यानी कि 5। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, 25 × 5 कितना हो गया, 125/2, तो 125/2 कितना हो गया, 62.5 हो गया, यानी कि 62.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों। उसने कहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 3:1, यानी कि एक पिता है एक पुत्र है, उनकी आयु के बीच अनुपात 3:1 का है। उसने कहा है कि उनकी आयु का अगर गुणा करें तो वो 24 आता है, यानी उनकी आयु का गुणनफल कितना आता है, 24 आता है। तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो बड़ा ही आसान है, कैसे लिखेंगे इसको। उसने कहा है कि पिता और पुत्र, तो आप यहाँ लिखेंगे पिता और पुत्र। उसने कहा 3:1 अनुपात है, तो मान लीजिए ये 3x है तो ये हो जाएगा 1x। उसने कहा कि दोनों की आयु का गुणनफल 24 है, यानी कि अगर गुणा करें तो वो आ जाता है 24। अब आप निकालेंगे, 3 से गुणा करें 1 का तो 3 बनेगा, x का x में करेंगे 3x² बराबर 24, तो 3 से करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 8 24, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है ना, 3 से करेंगे 3 × 1, यहाँ पर 3 8 24, तो x² बराबर 8 आ रहा है, यानी कि x² बराबर 8 कैसे आ सकता है, यहाँ पर 3 9 27 होना था। इनका जो गुणनफल रखते हैं दोस्तों वो रखते हैं हम 27, कितना रखेंगे, 27 रखेंगे। तो इससे आप करेंगे 3 9 27, तो x² बराबर 9 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि इसकी उम्र हो जाएगी 3 3 9 और इसकी उम्र हो जाएगी 3 1 3। अब उसने कहा 9 वर्ष पश्चात, यानी कि 9 साल इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 9 18, 3 और 9 कितना होता है, 12, तो 18 और 12 का रेशो बना देंगे, 6 3 18, 6 दूना 12, तो 3 2 इसका अनुपात बनेगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, या फिर उसने ऐसा किया होगा, है ना। ये क्वेश्चन को आप करिएगा ड्रॉप, ठीक है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप में डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी संख्या है जो x² के बराबर नहीं आ रही है। जैसे कि 3 और 1 का गुणा करें हम 3x और 1x का, तो यहाँ पर 24 ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम लोग x² का मान यहाँ पर निकाल सके। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ड्रॉप में डाल देना है, या फिर 1 नंबर इसका दे लेना आप, है ना, कि 1 नंबर इसका बोनस मान लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, और यहाँ पर कोर्स का आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग चेक करना क्या लिखा हुआ है दोस्तों। उसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य, यानी कि ऐसी संख्या बताओ इन चारों में से जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 9 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। यानी कि अगर ये जो संख्या है, जैसे मान लो 7 8 9 9, ये संख्या है, इसके अंकों का योग यानी कि 7 8
9 और 9 इन सभी को जोड़े तो जो जो योग आएगा वो अगर 9 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसको जोड़े तो 9 9 18, 8 7 15, तो 8 5 13 का 3 हंसी लगा 1 तो 33 आ रहा है। तो इनका योग 33 आ रहा है, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 2099। अब 2099 को आप देखें तो 2099 9 9 18 का 8 हंसी लगा 1 है ना, 9 9 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। तो 20 में आपका 9 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की ओर चले तो 3 6 3 3, इसका योगफल कितना होगा 3 6 9, 9 3 12, 12 3 15, तो इसमें भी आपका भाग नहीं जाता है। मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड है, वो दिख रहा है 9 दूनी 18 है ना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है इस तरीके से। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर 211 आ जाएगा। ठीक है 211 भाग जा रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये जो संख्या है ये आपकी पूरी तरह 9 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं। विभाजिता के नियम हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसका आंसर निकालने की कोशिश ज़रूर करिएगा। क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है कि एक संख्या को 3 से भाग देने पर 32 अंक कम हो जाती है। मतलब कोई भी संख्या है जिसमें आप 3 का अगर भाग लगाओ तो वो संख्या कितनी कम हो जाती है, 32 कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ता है। इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे बनाना है। देखो बात समझो आप, उसने कहा कि एक संख्या को 3 से भाग देने पर, मतलब एक संख्या x है जिसको आप 3 से भाग लगा रहे हो, मान लो x में डिवाइड कर रहे हो 3 का, उससे क्या हो रहा है तो वो बराबर करके लिखना होता है। x में अगर 3 का भाग लगाते हो तो आप वो संख्या 32 अंक कम हो जाती है, मतलब ये जो x है ये क्या हो जाता है 32 कम हो जाता है, मतलब उस संख्या में 3 का भाग लगाओ तो वो संख्या 32 कम हो जाती है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है। ये इक्वेशन अगर आप बना लेते हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जैसे x में भाग लगा रहे हैं 3 का तो x बटे 3 हो गया और x माइनस 32 इधर है ही सही। तो ये जो 3 है दोस्तों बटे में, इसका गुणा हो जाएगा उधर x माइनस 32 में। तो आप 3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9 है ना, और इधर आपका x है ही सही। तो आप ये जो 3x है ये बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 3x, माइनस के 3x में से एक x माइनस का गया तो यहाँ पर 4x बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, माइनस के 3x में ये इधर प्लस का x है, ठीक है। तो यहाँ 2x बचेगा, तो 2x बराबर 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। मतलब वो संख्या कौन सी है 48 है, जिसमें आप 3 का भाग लगाते हो, या मान लीजिए जैसे कि यह संख्या 48 है, इसमें अगर आप 3 का डिवाइड करते हो तो कितना आता है 16, और यही संख्या कितनी कम हो जाती है 48 में 32 कम हो जाता है, मतलब 16 आता है। मतलब 16 बराबर 16 आ रहा है, मतलब आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 48 जो आ रहा है वो आपका आंसर बिल्कुल राइट है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो गोले की बात की हुई है, गोला यानी कि आप लोगों की गेंद की जो आकृति होती है, यानी कि गेंद जो होती है वो गोले के आकार की होती है, 3D यानी कि बात हो रही है ना। तो इस तरीके से दो गोले हैं, 9:16 के अनुपात में उनका पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब देखो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी 4πr² होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी 4πr² होगा। यानी कि 4π से 4π काट दे तो r² बराबर इसका 9 है, इसका r² बराबर 16 है। क्योंकि उसने 9:16 का अनुपात दे रखा है तो 9:16 अनुपात है, यानी कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो इसकी रेडियस 3 रही होगी तभी 3 का स्क्वायर 9 है, और इसकी रेडियस कितनी रही होगी 4 रही होगी तभी इसकी रेडियस यहाँ पर स्क्वायर कितना है 16 है। तो दोनों की रेडियस 3 और यहाँ 4 आ गई है। उसने कहा कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो आयतन होता है इसका 4/3 πr³, इसका होगा 4/3 πr³। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया तो r का क्यूब करना है, यानी कि 3 का क्यूब कर देंगे तो 27
और यहाँ 4 का क्यूब कर देंगे तो 64, यानी कि आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27:64 यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बड़ी ही आसानी से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको इनके फॉर्मूले याद हैं तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। उसने कहा है कि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा, है ना। भाग्य तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल भाज्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या होता है। ये क्वेश्चन पहले भी अभी ऊपर आया था। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ होती है। अब उसने जो जो चीज़ें दे रखी है, जैसे कि उसने कहा है कि भाजक जो है वो भागफल का तो 6 गुना होगा, भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना होगा। ठीक है, और शेषफल का 4 गुना होगा, यानी कि शेषफल अगर 12 है, ठीक है, उसने शेषफल दे रखा है तो 12 का 4 गुना होगा भाजक। उसने कहा है कि यहाँ पर भाजक जो है भागफल से तो 6 गुना, लेकिन शेषफल से 4 गुना है, तो 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि भाजक जो है वो क्या है, 48 है। उसने कहा ये भागफल से कितना गुना है, उसने कहा है कि भागफल से कितना गुना है, 6 गुना है। तो किसका 6 गुना 48 होता है, तो 8 का 6 गुना जो है वो 48 होता है। यानी कि आपको पता चला कि भाजक 48 है, भागफल 8 है, शेषफल 12 है। बस इसको सोल्व करना है दोस्तों। 8 से करेंगे 8 × 64 का 4, 80 लागत 6, 8 चौक 32 और 6 38 प्लस यहाँ पर 12, तो 4 और 2 6, 8 और 1 9, तो 396, यानी कि 396 इसका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से सिंपल तरीके से आप सभी दोस्त कर सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को आता होगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। उसने कहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 15 तरह 18 से विभाजित करने पर शेषफल 2 देती है। तो आप लोगों को देखना है 12, 15 और 18 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी। तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 15 से डिवाइड होने वाली तो 60 है, 60 का डबल करें 120, 60 का 3 गुना करें 180, तो 180 इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। उसने कहा कि 2 शेषफल भी रखना है तो 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 182 वो संख्या हुई, 182 वो संख्या हुई जो आपकी क्या हो जाएगी, न्यूनतम संख्या हो जाएगी, जिसको 12, 15 और 18 से अगर आप भाग लगाएं तो 2 शेषफल यहाँ पर बचेगा ही बचेगा। तो बड़ा आसान था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि इन 20 में से आप लोगों के कितने नंबर आए, है ना, इस तरीके से। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है, आप लोग लाइक करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मॉक टेस्ट 5 हो चुके हैं। डेली आप लोगों के शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट आपका प्रीमियर होता है, आप लोग 7 बजे आके इसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी बाद में भी रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।